तो जहाँ तक सृजनात्मक लेखन की बात है, आपका जो फ़ील्ड है पत्रकारिता, एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है कि साहित्य तसल्ली से की गई पत्रकारिता है और पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। तो इस तरह पत्रकारिता तो साहित्य की पड़ोसन है और तमाम यशस्वी संपादक हुए हैं, जो साहित्यकार भी रहे हैं हिंदी साहित्य में, विश्व साहित्य में, प्रेमचंद से लेकर के मार्केस तक हम नाम ले सकते हैं। आपके विश्वविद्यालय का नाम जिनके नाम पर है माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कालजयी एक कविता है, आप सभी परिचित होंगे उससे, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये जो कविता है, पुरानी एक कविता है, लेकिन ये कितनी प्रासंगिक है हर समय में। आप इसे आज समर्पित कर सकते हैं सेना के उन जवानों को जो सीमा पर बलिदान हमारे लिए दे रहे हैं, या उस पुलिस को जिसकी वजह से हम अपने घर में सुरक्षित हैं, यहाँ तक कि उन कोरोना वॉरियर्स को जो कि अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लेकर हमारे लिए काम करते हैं। तो एक कविता कालजयी कैसे होती है, एक रचना कालजयी कैसे होती है? अगर भवानी प्रसाद मिश्र जी के शब्दों में कहूँ, तो जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। एक आम व्यक्ति होता है, राइटर, कवि, लेखक, लेकिन उसके पास वो क्या चीज होती है जो असाधारण रचना वो करता है। आपके जितने भी सवाल हैं, उनके सभी जवाब सैकड़ों सालों पहले, सदियों पहले दिए जा चुके हैं। एक पूरी परंपरा है संस्कृत की इसमें। सृजनात्मक लेखन की बात करें या सृजन की बात करें या साहित्य की बात करें, तो साहित्य कौन लोग लिखते हैं, कैसे साहित्यकार बना जा सकता है, राइटर कैसे बनते हैं, इसके लिए दो मत हैं। पहला तो ये कि राइटर पैदा होते हैं, राइटर बनाए नहीं जाते। दूसरा मत मुझे ज़्यादा लोकतांत्रिक लगता है, जिसमें कि आचार्य दंडी कहते हैं कि आप अध्ययन और अभ्यास से लेखक हो सकते हैं, प्रतिभा के अभाव में भी। अ, अधिक लोकतंत्र मत है क्योंकि ये अवसर देता है कि वही बात है जो पश्चिम में कही जाती है कि प्रतिभा जो है वो 99% परिश्रम है, पसीना है। वही ये बात है। और मैं कहूँगी कि तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, तीनों चीज़ों को एक जगह रखने से एक राइटर बनता है, या कोई भी बनता है। अगर आप नृत्य करना चाहते हैं, यदि आप पेंटिंग करना चाहते हैं, यदि आप किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, संगीत में जाना चाहते हैं, तो आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रतिभा की, अध्ययन की और अभ्यास की। इनसे गुज़र कर ही आप एक कलाकार बनते हैं, या जीवन में कुछ भी जो आप बनते हैं, मुझे लगता है उसके मूल में 3 काव्य हेतु होते हैं। अ, काव्य हेतु क्यों हम इन्हें कहते हैं? काव्य इसलिए क्योंकि संस्कृत साहित्य में काव्य का समय था वो, जैसे कि आज का समय गद्य का समय है। और हेतु का अर्थ होता है कारण। वो विशिष्ट योग्यता आप में क्या है जो आपको लेखक बनाती है, या आपको पेंटर बनाती है, चित्रकार बनाती है, या गायक बनाती है। वो होती है प्रतिभा। अब आप जानेंगे कैसे कि आप में प्रतिभा है? कैसे जानेंगे बताइए? आचार्य भट्टतोत ने कहा है कि प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता।
अर्थात ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि, ऐसी मति, इसमें नए-नए आइडियाज़ आते हैं। जिनके पास कहने के लिए कुछ नया है, जिनके पास करने के लिए कुछ नया है, अ, वो प्रतिभा है, वो लोग प्रतिभाशाली हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि ये योग्यता अ, आप जन्म से लेकर के आते हैं इस दुनिया में। लेकिन अगर नहीं भी लेकर आए हैं, तो भी कोई बात नहीं। दूसरी एक बात है अध्ययन। अब अध्ययन क्या होता है? अध्ययन का मतलब सिर्फ़ किताबें पढ़ना नहीं होता। एक लेखक के लिए तो या एक कलाकार के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो कि किताबें भी आपको बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारी पढ़नी पड़ेंगी, सैकड़ों किताबें, हज़ारों किताबें। अ, जब मैंने ये तय किया था कि मैं लेखक बनूँगी, लेखन को अपना जीवन मैंने चुना था, तो मैंने डिक्शनरी याद की थी। 4 महीने मुझे उसमें लगे थे। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि कुछ भी याद करके छोड़ा नहीं जा सकता। सतत आपको करते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है। और व्याकरण पढ़ा, फिर भाषाओं से आपकी दोस्ती ज़रूर होनी चाहिए अगर आप लेखक बनना चाहते हैं। बोलियों से होनी चाहिए आपको, लोकोक्तियों का, लोक जीवन की जो भाषा है, लोग किस तरह बोलते हैं, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। लोगों को पढ़ना आपको आना चाहिए। लोगों को पढ़ने से मेरा मतलब है एक शब्द होता है साहित्य में परकाया प्रवेश। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी पर लिख रहे हैं, तो वो क्या महसूस करता है? जब आप वो हो जाते हैं, वो होकर जब आप उसकी कहानी लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी भाव को, किसी भावना को साहित्य में बदल सकते हैं। अध्ययन का बहुत विस्तृत आयाम है, अ, और ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस दुनिया को अ, देखिए, आप एक व्यक्ति के तौर पर सीमित हैं। आपका विस्तार कैसे होगा? आपका विज़न कैसे डेवलप होगा? उसके लिए आपको किताबें पढ़नी होगी, लोगों से मिलना होगा, दुनिया को जानना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा। जैसे कि कहते हैं कि टेबल कुर्सी पर बैठकर कहानी आती भी नहीं है। सृजनात्मक लेखन कह लीजिए उसको। तो टेबल कुर्सी पर बैठकर आप नहीं कर सकते। आप लोगों के बीच में जा कर के, उन जैसा होकर के ही लिख सकते हैं उनके बारे में। ये तो बात हो गई अभ्यास की। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जिसे मैं मानती हूँ लेखन में, वो है अ, अभ्यास। तैरना सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा बताइए? तैरेंगे ना, पानी में उतरेंगे ना। तो अगर लेखक बनना चाहते हैं, अगर लेखन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि लिखने लगिए। खूब सारा लिखिए, गलत लिखिए, सही लिखिए। आपकी रचना आपको रचेगी। आप डेवलप होंगे एक अच्छे मनुष्य के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर, जब आप सृजन में और आगे जाएँगे या कला के किसी भी क्षेत्र में आगे जाएँगे। अ, ये राइटर की मेकिंग हो गई। अ, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हुई चीज़ों के जैसा लगता है और है भी वहीं से। लेकिन जब व्यावहारिक जीवन की बात करते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर सृजनात्मक लेखन को अपना करियर बनाना चाहते हैं, देखिए ये पढ़ाया भी जाता है कॉलेजेस में। आपके यहाँ तो होता ही होगा, पत्रकारिता के छात्र-छात्राओं के लिए जो अ, महाविद्यालयों में बीएमए के छात्र हैं, वो भी प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत, कामकाजी हिंदी के तहत एक पर्चा होता है उनका। उसमें पढ़ते हैं कि रेडियो के लिए राइटिंग कैसे करें, फ़िल्म के लिए पटकथा कैसे लिखें या विज्ञापन लेखन कैसे करें। आप भी सीखते हैं विज्ञापन लेखन, वो ज़रा उससे कम सीखते होंगे, पर एक पर्चा उनका वहाँ होता है, इन सब चीज़ों का। तो मैं कहूँगी कि साहित्य में पढ़ना बहुत सारा, अब तो रूप बदल गया है बहुत। आप एक ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप नेट पर पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं उसका चित्रांकन, फ़िल्मांकन। तो साहित्य का जहाँ स्पर्श आता है कमर्शियल राइटिंग में, वहाँ कुंदन हो जाती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध संवाद मैं आपको सुनाऊँगी। अ,
जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। ये जो संवाद है, आप में से बहुतों को लगेगा कि ये शाहरुख खान जी का बोला हुआ संवाद है। दरअसल ये पाओलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध रचना द अल्केमिस्ट में से लिया गया संवाद है। कहने का मकसद है कि अगर आप कमर्शियल राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको साहित्य से गुजर कर उस तरफ जाना होगा। अगर आप लेखन के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो साहित्य मुझे लगता है, और वैसे भी साहित्य यदि नहीं भी आप लेखन कर रहे हैं, तो जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा होता है। किसी भी समय को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, हालाँकि उनकी सेवाओं को नमन, वो बहुत उपयोगी हैं समाज के लिए। पर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी समय को उसके कलाकारों से याद किया जाता है, ना कि उस समय के कामकाजी लोगों से। लेकिन मैं कहूँगी कि जब आप व्यावहारिक जीवन में आते हैं, तो जीवन आपका शिक्षक होता है। अ, गोर्की की पुस्तक का नाम है मेरे विश्वविद्यालय। तो अपनी यूनिवर्सिटी में से निकल कर जब आप जीवन की यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं, तो असली काम आप वहाँ पर सीखते हैं। जैसे मैंने कैसे सीखा लिखना? मैंने तो किसी यूनिवर्सिटी में रेडियो लेखन नहीं सीखा था, पर मैंने 15 साल तक स्क्रिप्ट राइटिंग की है। तो अगर अपनी बात करूँ मैं, या आप में से बहुत सारे लोगों की, मैं एक बहुत ही छोटे से टाउन से आई हूँ। बुंदेलखंड का एक बहुत ही छोटा-सा कस्बा है, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। और अ, वहाँ एक गर्ल चाइल्ड के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है, कठिन होती है। ऐसे तो सभी जगह कठिन होती है। गर्ल चाइल्ड के लिए ज़िंदगी सभी जगह कठिन होती है, लेकिन वहाँ थोड़ी ज़्यादा कठिन होती है। अ, सबसे पहला स्ट्रगल जो वहाँ होता है, मेरी मदर जिस गाँव से थी, वो उसके बारे में बताती हैं कि वहाँ ठाकुरों का गाँव था। लड़की जन्म लेती थी, तो वहाँ एक व्यवस्था थी कि वहाँ एक बुलाया जाता था एक दाई को, और लड़की ने जन्म लिया तो उसे वो तम्बाकू खिला देती थी थोड़ी सी। पर कुछ बच्चियां इतनी हठी होती हैं, तम्बाकू खाकर भी बच गए। जीना चाहते हैं, जीवन की लड़ाई है, नवजात बच्ची है, लड़ रही है, तम्बाकू खाकर भी नहीं मरी, तब क्या कीजिए। तब ये करते थे कि जो खाट का किनारा होता था, निचोवा होता था, उसको उस बच्ची के ऊपर रख देते थे। पूरा वो परिवार हत्यारा होता था, पूरे वो लोग हत्यारे होते थे। लेकिन मैं कहूँगी कि उस व्यवस्था से ज़्यादा क्रूर ये व्यवस्था है, ये तकनीक का प्रयोग है कि हम गर्भ में ही बच्चियों को मार देते हैं। गर्भ में ही काट कर टुकड़े करके अपनी बच्चियों को फेंक देते हैं। उनको इतना भी अवसर नहीं देते कि वो तम्बाकू खाकर भी जी जाएँ या बच जाएँ। तो ऐसे समाज से मैं आती हूँ, ऐसे एरिया से मैं आती हूँ। हालाँकि लोग अच्छे भी हैं, सभी जगहों पर लोग अच्छे हैं, हमेशा होते हैं। तभी तो मेरी मदर बची होंगी, तभी तो मैं बची होंगी। तो वहाँ सबसे पहला ये स्ट्रगल है कि आप गर्ल चाइल्ड के तौर पर बच जाएँ, आप जी जाएँ। अब अकेले जी जाने से क्या होता है? शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई-लिखाई उसकी भी तो ज़रूरत होती है ना जीवन में। सिर्फ़ सरकारी स्कूल में दाखिला लेने से तो हमारा करियर नहीं बन जाता ना। जैसे कि आप देखते होंगे कितनी प्रतियोगिता है, किसी भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने जाएँगे, कितनी ज़्यादा प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने के लिए हम पढ़ेंगे कहाँ से? हम संस्कारित कहाँ से होंगे? शिक्षित कहाँ से होंगे? सरस्वती के बच्चे कैसे साबित होंगे? जबकि उस अंचल में अगर एक छोटी-सी गर्ल चाइल्ड है, तो वो अपने छोटे भाई-बहनों की हाफ़ मदर होती है एक तरह से। उसको उनको सँभालना होता है, और उसको उन्हें देखभाल करनी होती है, घर के कामों में मदर की मदद करनी होती है। एक तरह से लड़कियों को वहाँ इस तरह से तैयार करते हैं। अब तो समय बहुत बदला है, कुछ लड़कियों ने अपने आप को साबित भी किया है, बहुत योग्य साबित किया है। अ, इस तरह से तैयार लड़कियों को करते हैं, जैसे कि पढ़ाया तो इसलिए कि लड़का अच्छा मिल जाएगा, शहर का लड़का मिल जाएगा।
तो उस माहौल में मैं कहूँगी कि मेरे फ़ेवर में सिर्फ़ एक चीज़ थी, वो ये थी कि मेरे पापा के पास हज़ारों किताबें थीं। मेरे पापा एक पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे और लोगों को उपहार में किताबें दिया करते थे। तो अगर मैं अपनी सबसे पुरानी स्मृति की बात करूँगी 4, 5, 6 साल मुझे हिंदी भी पढ़ना बहुत अच्छे से नहीं आया होगा। तब मैंने सबसे पहले एडगर एलन पो की एक पुस्तक पढ़ी थी कहानी की। तो वो चीज़ें मुझे मिल सकीं, माहौल मुझे मिल सका किताबों का। अ, वो मेरी मेकिंग में एक बहुत बड़ा योगदान है। मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थी धर्म की या अ, साहित्य की, नहीं भी समझ में आती थी, तो भी मैं बहुत सारा पढ़ती थी क्योंकि पढ़ने से मैं प्यार करती हूँ। और मैं आपसे ये कहूँगी कि बहुत बार मुझसे पूछते हैं, पाठक पूछते हैं, विद्यार्थी पूछते हैं कि हम क्या बनें? हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये बनना चाहते हैं? तो मैं कहूँगी कि आपको क्या अच्छा लगता है? आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप सबसे पहले ये सवाल कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगी कि आप अपने 24 घंटे देखिए। आप सबसे ज़्यादा समय किन कामों में बिताते हैं? क्या करना आपको अच्छा लग रहा है? और अगर आप अपने मन का काम नहीं कर पाते, तो आपको क्या सोचना अच्छा लगता है? आप जो सोच रहे हैं, दरअसल आप वही हैं। आपका इनर सेल्फ जो कल्पना करता है, जिस रूप में आपको देखता है, दरअसल आप जीवन में वही होना चाहते हैं। और मैं कहूँगी उसी को अपना करियर चुनिए, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ। अगर आपके पास आप हैं, आपने अपने आप को खोया नहीं है, लॉस्ट नहीं किया है, तो आप वो बन जाएँगे जो आप बनना चाहते हैं। बचपन से मैं राइटर बनना चाहती थी, सृजनात्मक लेखन में। करियर होगा ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं सोचा था, बस मुझे लिखने-पढ़ने से प्यार था। जब मैंने पहला लेख लिखा था, कोई भी आस-पास उस दुनिया में बताने वाला नहीं था। अखबार में एक कॉलम था पत्र संपादक के नाम, 9th क्लास में मैं थी। उसमें लिखा था कि इस पते पर आप पोस्ट कार्ड लिख देंगे तो छप जाएगा। मैंने लिखा, छप गया। अब मेरे मझले भाई साहब कहने लगे कि ये तो घर की लड़की की बदनामी हो गई, अखबार में नाम छप गया। तो ये आगाज़ था मेरी राइटिंग का, मेरे सृजनात्मक लेखन का। यहाँ से मैंने आरंभ किया था। उसके बाद भी लिखा मैंने, बहुत वेलकम नहीं था हमारे घर में। अ, मेरे फादर ज़रूर थोड़ा-सा पसंद करते थे, पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, लेकिन कुल मिला के उस सिस्टम में वेलकम नहीं था। और अगर आप नज़्में लिखने लगें, अगर आप कविताएँ लिखने लगें, तब तो पत्रिकाओं को, अखबारों को छुपाना पड़ता था। लेकिन तब भी लिखा, लिखा, छपा, छुपाया। उन दिनों की एक बात मुझे याद है, मैं अपनी लाइफ का एक कॉम्प्लीमेंट उसे मानती हूँ। मैं 11th क्लास में पढ़ती थी और मेरी एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था दैनिक भास्कर मधुरिमा में। और कुछ ही दिनों बाद उस आर्टिकल को किसी ने कॉपी करके एक दूसरे अखबार में भेज दिया, वो वहाँ छप गया। जब वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, मेरे में वो बात है। मुझे अपने आप पर एक भरोसा आया, एक डेवलप हुआ आत्मविश्वास कि हाँ, मेरे में वो बात है कि मेरी रचना को कोई चुराएगा कहीं और से। तो इस पूरी यात्रा में मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपने आप को थाम कर रखिए। अगर आपके पास आप हैं, तो कितनी भी कठिनाइयाँ आएँगी, अ, आप उनके पार चले जाएँगे। कठिनाई सामने आए तो खड़े रहिए, कठिनाई अपने आप चली जाएगी। वो ज़्यादा देर रुकती नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को हार दिया, तब तो आप दुनिया से भी हार जाते हैं, जीवन से भी हार जाते हैं, करियर क्या बनाएँगे? अपनी मनपसंद फ़ील्ड को चुनना तो वैसे भी बहुत बहुत तो नहीं कहूँगी, हालाँकि कठिन कुछ इस तरह से होता है कि वो अगर आप अपने मन का काम चुन लेते हैं, तो आपको सरल लगेगा और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वो आपको महसूस ही नहीं होंगी।
जैसे मैं लिखती थी और लेकिन वहाँ क्या होता है, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। वो आपको उस तरह स्वीकारेंगे नहीं, जिस तरह उन्होंने अपने बेटों को स्वीकारा हुआ है। जैसे कि एक आपको वाकया बताऊँ, अभी ज़्यादा साल पुराना नहीं है। मुझे नेशनल अवार्ड मिला था और मैं अपने घर गई थी, अपनी दतिया गई थी अपनी मदर के पास। मैंने उनसे कहा कि मम्मी मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। तो मदर ने कहा ठीक है, कितना राशि है, कितना पैसा है। मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है, अपने लिए कोई जेवर बनवा लेना तुम। और फिर उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने बताया कि वो उनका बेटा, हमारे आदरणीय भाई साहब सरपंच का चुनाव जीते हैं। तो पूरे गांव की 16 आना गांव की कन्याओं को उन्होंने भोज दिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि सरपंच के चुनाव जीतने पर एक भोज का आयोजन होता है, क्योंकि वो बेटे ने जीता है। बेटी के पास अगर नेशनल अवार्ड भी है तो ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन बावजूद इसके हम अपने कस्बे से, हम सभी जहाँ से आते हैं, बावजूद इसके वो जैसे भी हों, हम उनसे प्यार करते हैं। और हमेशा हमारी सफलता उन्हीं को समर्पित होती है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे अपने लोग हैं। अ, ऐसा मेरा करियर शुरू हुआ था। करियर भी नहीं कही अभी तो वो तो बहुत ज्यादा बाद में जाकर बनेगा। उसके बाद ये हुआ कि मेरी शादी हो गई और मैं भोपाल आ गई। शादी के बाद शादी से पहले तक ये था कि मैं लिखती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, किसी भी तरह किसी भी हाल में। शादी के बाद ये हुआ कि कुछ वक्त के लिए लिखना छूट गया, लेकिन पढ़ना नहीं छूटा। मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। जैसे सांस लेते हैं हम, ऐसे मेरे जीवन में पढ़ना रहा है। आज भी मैं हमेशा पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे टेबल पर होता है और पढ़ने से मुझे प्यार है। तो एक संयुक्त ठाकुर परिवार की बड़ी बहू, आप कल्पना कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब चाहते थे कि मैं जीवन में वो करूं जो मैं करना चाहती हूँ, पर संयुक्त परिवार में बेटे बहुत मदद नहीं कर पाते बहुओं की। तो ज्यादातर वक्त ऐसे परिवारों में गृहिणियों का बीता करता है रसोई में। मेरा भी बीतता था, लेकिन रसोई में प्लेटफॉर्म पर मेरे सामने हमेशा एक किताब खुली रहती थी, कोई ना कोई किताब जिसको मैं पढ़ रही होती हूँ। जो कि मुक्ति बोध ने कहा है, जीने की कोशिश करो जमीन में गड़कर भी। मेरे लिए जीने की वो कोशिश मेरा पढ़ना था, जिसको मैंने बचा के रखा, हर हाल में बचा के रखा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, फॉलो योर हार्ट्स। वो काम चुनिए जिससे आप प्यार करते हैं, तभी ना आप उसके लिए लड़ेंगे। जब वो काम आप करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो काम ऐसा होता है कि उसको करते समय आप घड़ी नहीं देखते। मैं भी नहीं देखती थी। बहुत सारी किताबें मैंने बाथरूम में बैठकर पढ़ी हैं, बहुत सालों तक पढ़ी है। मेरे पास अपना रूम नहीं था और बाथरूम ही होती थी जहाँ मैं सुकून से सुबह तक पढ़ सकती थी, लिखती नहीं थी उन दिनों। अब मसला ये था कि इतनी सारी किताबें आएंगी कहाँ से? आपको हर 2-3 दिन बाद विश्व साहित्य की एक नई पुस्तक चाहिए। आप कहाँ से लाएँगे? तो लाइब्रेरीज़ जाती थी मैं, सरकारी लाइब्रेरीज़ जाती थी भोपाल की। उसमें एक प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं आपसे कह रही थी कि आप खड़े रहिए, प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाती हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि सरकारी लाइब्रेरीज़ में, सरकारी पुस्तकालय में जो सबसे अच्छी किताबें हैं, जो दुर्लभ किताबें हैं, वो रजिस्टर के कैटलॉग में होंगी, लेकिन शेल्फ में नहीं होंगी। वो या तो चोरी हो चुकी होती हैं या फिर उनके बहुत सारे पन्ने फटे हुए होते हैं। तो लाइब्रेरी भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर नहीं पाती है जब आप सचमुच में बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं। अ, पुरानी किताबें खरीदा करती थी, भोपाल में बाज़ार है पुरानी किताबों का। तो मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, रेडियो के लिए लिखना शुरू किया। अ, वहाँ से मैं आपसे कह रही थी ना, मैंने किसी महाविद्यालय में मेरी पढ़ाई का बहुत हिस्सा घर में हुआ है, तो मैंने किसी महाविद्यालय में नहीं सीखा कि पटकथा लेखन कैसे करते हैं, विज्ञापन लेखन कैसे करते हैं। लेकिन मुझे दरअसल
मुझे ऐसा लगता है, रवि साहू जी नमस्कार, तरुण जी नमस्कार, बबीता जी नमस्कार, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काम करने लगिए जो आप काम करना चाहते हैं। वो काम ही आपको अपना करना सिखा देगा। अ, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की 15 साल मैंने उनके लिए लिखा है, और अ, जब अभी मैंने उसको छोड़ा, जब मेरा एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, मैंने एक आखिरी कॉफ़ी पी उन लोगों के साथ और उनसे निवेदन किया कि जो नए स्ट्रगलर्स हैं, आप उनको अवसर दीजिए अब नाटक लिखने का। तो और रेडियो को, आकाशवाणी को मैं ये क्रेडिट दूँगी उन सभी लोगों को। आज अगर मेरे लिखे नाटक दूसरे मुल्कों में खेले जाते हैं, रॉयल्टी आती है वहाँ से, तो इसका क्रेडिट रेडियो वालों को जाता है, जिन्होंने इतने समय तक मुझे लिखने का अवसर दिया था। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब आप लिखते हैं किसी के भी लिए, आप अगर कमर्शियल राइटिंग भी कर रहे हैं, अ, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास साधन जो हैं, उससे ज़्यादा महत्व साध्य का होता है। आपके पास अगर साधन कम है, अगर दूसरों के मुकाबले आपके पास फैसिलिटीज़ कम है, तो देखिए जो असली चीज़ होती है, वो प्रतिभा होती है। रेडियो के लिए प्ले लिखने में या मंच के लिए प्ले लिखने में एक बात होती है कि ड्रामे में ड्रामा कितना है। तो असली चीज़ है प्रतिभा और आपकी मौलिकता, उसको आप पकड़ कर रखिए। साधनों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बस अपना काम अच्छे से कीजिए, और अगर आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा बेटा छोटा था उन दिनों, और पीसी पर टाइपिंग भी मुझे तब आती नहीं थी। तो रेडियो वाले एक बंदे को भेजते थे मेरे पास, वहाँ से फ़ोन आता था, आप स्क्रिप्ट दे दीजिए शाम तक, अगले एपिसोड की स्क्रिप्ट दे दीजिए। तो मैं एक ब्लू पेन, एक रेड पेन, डॉट पेन से एक कागज़ पे स्क्रिप्ट लिखती थी, और वो बंदा आकर के ले जाता था, और वो वहाँ टाइप करवाते थे, रिहर्सल करते थे, ब्रॉडकास्ट करते थे। तो कहने का मकसद है कि आप अभावों को काउंट मत कीजिए। आप सिर्फ़ उस लक्ष्य को काउंट कीजिए, जिससे कि आप प्यार करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। और जो लोग लिखना चाहते हैं, नए लोग जो लिखना चाहते हैं, हेमा मिश्रा जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार, सभी लोग इस पर हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो सृजनात्मक लेखन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अ, बहुत सारे पत्रकार, नए पत्रकारों को मैं जानती हूँ, रिपोर्टर्स को मैं जानती हूँ, जो साथ में सृजनात्मक लेखन भी करते हैं। वो अपनी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, या वो कहीं उनके आर्टिकल भी छप रहे हैं। तो कुछ लोग तो बहुत सुंदर लिख रहे हैं, भोपाल में बहुत कुछ लोग बहुत सुंदर लिख रहे हैं, दिल्ली में वो लोग बहुत सुंदर लिख रहे हैं। अ, रिपोर्टिंग में रिपोर्टाज का मज़ा जिनके लेखन में है, लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, मैं पढ़ा करती हूँ उन लोगों को गंभीरता से। तो मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बस एक काम कीजिए, अपनी मौलिकता को पकड़ कर रखिए। अपनी देखिए साहित्य में नया क्या है? वो व्यक्ति नया है जो यहाँ आया है, वो पर्सन नया है, वरना आप जो कहानी लिखेंगे, आप जो लेख लिखेंगे उस विषय पर, उस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारा कुछ लिखा जा चुका है, आगे भी बहुत सारा कुछ लिखा जाने वाला है। तो साहित्य में जो नया है, वो वो पर्सन है, वो इंसान है। जब तक आपके पास ये चीज़ बची रहेगी, जब तक आपके पास नयापन और मौलिकता बची रहेगी, तब तक आपका बहुत वेलकम है। और लोगों में एक बड़ी भ्रांतियाँ सी हैं इसके बारे में, कि हिंदी साहित्य में पैसा नहीं है, किताबें नहीं बिकती, ये सारी गलत बातें हैं। और बहुत मिलता है, फील्ड में प्यार बहुत मिलता है लेकिन ये जीवन है, ये जीविका नहीं है। आप यहाँ ये सोच कर नहीं आ सकते कि ये जॉब नहीं है। देखिए, आपको डे फर्स्ट से सैलरी नहीं मिलने वाली है, और बहुत बार तो आप जीवन भी दे देंगे, तब भी आपको कुछ ना भी मिले।
तो भी आप यहाँ आइए अगर तो सिर्फ़ ये सोच कर आइए कि आप लिखना चाहते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो इस फ़ील्ड में आइए। ये सोचकर मत आइए कि नेम और फ़ेम मेरा एक उपन्यास है रफ्तीले राजपथ इस टॉपिक पर है कि वह सोचता है कि मैं अपना करियर साहित्य में बनाऊँगा, साहित्य का स्टार बनूँगा। तो स्टार भी होते हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है और अपने व्यक्तिगत उससे कहूँ तो हमेशा मुझे लगता है कि मैंने साहित्य से पाया ज़्यादा है, दिया कम है। अ, बहुत सारा स्नेह पाठकों का जो मिलता है, सबसे बड़ी पूँजी तो हमारी वही होता है और पलटकर हम जितना भी लिखते हैं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अ, सारी पृथ्वी छोटी है लिखने के लिए, मुझे इतना सारा लिखना है। तो मीडिया वालों के विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप साहित्य के पड़ोस में रहते हैं, तो कभी-कभी इस घर में भी आइए, यहाँ आपको जीवन का बहुत खूबसूरत हिस्सा क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले कि हम सब जॉब करते हैं। मैंने तो बहुत समय तक जीवन में किया भी नहीं। हम सब जॉब करते हैं, हमारे पास घर होता है, एक कार होती है, हमारे बच्चे होते हैं, परिवार होता है। लेकिन सिर्फ़ इसी के लिए तो आप इस दुनिया में नहीं होते ना। मतलब अगर आपको इस दुनिया से माइनस कर दिया जाए, तो आप के नहीं होने से या आपके होने से क्या फ़र्क पड़ा? एक वक़्त में ये सवाल आपको ज़रूर अपने आप से करना चाहिए। मेरे जीवन में एक समय आया था, वो बात मैं ज़रूर संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी। उन दिनों की बात है जब मैं अपने पढ़ने के शौक को पूरा करने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करती थी और अ, नहीं सोचा था कि राइटर बनेंगे या ये जीवन होगा। उन दिनों ये हुआ था कि मेरी एक बेटी थी राजनंदिनी उसकी डेथ हो गई थी। बहुत छोटी-सी थी और ये बहुत ही कष्टप्रद अनुभव होता है कि माता-पिता जीवित हैं और संतान मर जाए। ये किसी के भी लिए बहुत ही कष्टप्रद समय होता है। उसके जाने के बाद मैं जिस मेंटल स्टेटस में थी, सर्जरी के बाद जब मैं अपने जीवन में वापस होकर आई आवाज़ कम है किसी ने लिखा है मैं प्रयास कर रही हूँ आप तक बात पहुँचे। तो जब मैं जीवन में वापस आई मैंने अपने आप से बात की कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? और अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, माइनस कर दीजिए मुझे इस संसार से, तो क्या फ़र्क पड़ता है? घर और कार और जॉब और बच्चे और ये सारी चीज़ें हम सबके पास होती हैं। तो फिर हमारे होने ना होने की क्या सार्थकता है? तब मैंने लिटरेचर को अपने जीवन के तौर पर चुना था। जीविका के तौर पर नहीं चुना, मैं फिर भी आपसे कहूँगी। जीवन के तौर पर चुना था और उसके बाद तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था, इतने सालों तक पढ़ते रहने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएँ कौन-सी हैं। हिंदी में एक साहित्य अकादमी का अवार्ड होता है, हिंदी में एक ज्ञानपीठ का अवार्ड होता है। कि बाद में ये सब मुझे मिले या मैं इन सब से गुज़री तो अ, इसका क्रेडिट सिर्फ़ उस एक पल को जाता है जब मैंने अपने आप से बात की थी, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? तो मैं उन लोगों से जो आए हैं साहित्य में नए, मैं उनसे या आना चाहते हैं, सृजनात्मक लेखन में आना चाहते हैं, मैं उन सारे लोगों से कहूँगी कि बस जो पूँजी है, जो आपके काम आएगी इस फ़ील्ड में, वो बस 2 चीज़ें हैं। अव्वल तो आपकी मौलिकता, आपका नयापन, नई बात का सदैव स्वागत है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो साहित्य हो। नई बात का सदैव स्वागत है, आपके पास नई बात है, आपके पास मौलिकता है, उसको पकड़ के रखिए। जब तक वो आपके साथ है, आपकी यात्रा कंटिन्यू है। जिस दिन आपकी मौलिकता समाप्त हो जाएगी, उस दिन गुड बाय कह दीजिए, कुछ और काम करने लगिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आप रिपीट करते रहें सारी चीज़ों को। तो मौलिकता जब तक आपके पास है, तब तक आप इस यात्रा में हैं। और दूसरी बात आपके पास सिर्फ़ आप हैं। आपकी पूँजी सिर्फ़ आप हैं। कला के क्षेत्र में तो कम से कम और भी मेरा ख़्याल है, सभी क्षेत्रों में ये होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को ज़्यादा जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं ना चीज़ों में, ऐसे अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को पढ़ने का अवसर दीजिए, अपने आप को ग्रो करने का अवसर दीजिए और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है सृजनात्मक लेखन। मैं यही कहूँगी कि इसमें बहुत वेलकम है उन सभी का, जो सचमुच लिखना चाहते हैं, अपने काम से प्यार करना चाहते हैं। और समाप्ति से पहले मैं थोड़ी-सी देर बात करना चाहती हूँ। किसने लिखा है? देवेंद्र प्रताप जी ने लिखा है, मैम आजकल मीडिया इंस्टीट्यूट के छात्र 6 माह बाद ही अपने आप को पत्रकार समझने लगते हैं और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ कहें? देखिए, अगर पत्रकार अपने आप को पत्रकार समझने लगे, तो ये बहुत सुंदर बात है। ले देवेंद्र जी, लेकिन मैं कहूँगी कि दरअसल पत्रकार होने में या दरअसल लेखक होने में बहुत समय लगता है। आप लिखने लगिए जैसे मैंने जब रेडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की थी, पहला एपिसोड लिखते ही मैं स्क्रिप्ट राइटर तो हो गई थी। लेकिन दरअसल मुझे एक नाटककार होने में, एक उपन्यासकार होने में, एक कहानीकार होने में एक उम्र लग गई और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अ, पूरे जीवन हम विद्यार्थी होते हैं, हम सीख रहे होते हैं। तो और इन्होंने लिखा है अंकिता जी ने, आशुतोष तिवारी ने लिखा है। अ, अंकिता जी ने लिखा है बिल्कुल सही बात है मैम, आपकी पूँजी सिर्फ़ आप ही हैं। बिल्कुल मैं कहूँगी आपकी पूँजी भी सिर्फ़ आप ही हैं अंकिता जी। और अंत में मैं यही कहूँगी पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगी अ, आपके विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर संजय जी द्विवेदी का और प्रोफ़ेसर शशिकला जी का और मनोज जी का। आप लोगों की वज़ह से मुझे अवसर मिला इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं से संवाद करने का। नमस्कार।